हेलो और नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आईएएस का जो 2020 का जो प्रीलिम्स पेपर है, उसका जो जीएस 1 है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए आप ऊपर देख सकते हैं, सिविल सर्विसेज का प्रीलिम एग्ज़ाम जो है वो 2020 का है ये, और ये जनरल स्टडीज़ वाला पेपर है, सीसैट का नहीं है, जनरल स्टडीज़ का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग इसमें एक चीज़ और करेंगे कि हम लोग इसको सिलेबस से लिंक करते हुए चलेंगे, ताकि हम लोग सिलेबस को भी साथ साथ रिवाइज कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है प्रिपरेशन में। अपने सारे टॉपर से सुना होगा, अपने अच्छे अच्छे टीचर से सुना होगा, अपने सीनियर से सुना होगा कि सिलेबस को तो बिल्कुल रट जाना चाहिए हम लोग को इस एग्ज़ाम की अगर तैयारी आपको अच्छे से करनी है तो इसी बात को हम लोग मानते हुए हम लोग यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का जो 2020 का पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद सिलेबस। तो पहला जो क्वेश्चन है ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है ये है, आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। दूसरा जो है वो ये है कि स्टेट कैन नॉट इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉरपोरेशंस फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। चौथा है, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया है, इसको हम लोग किस सिलेबस के कौन से पार्ट से रिलेट करें। तो अगर हम प्रीलिम्स का सिलेबस देखें तो उसमें आप देख सकते हैं जो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है, वहाँ से आप इसको आसानी से लिंक कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप चाहें तो इसको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशूज़, ये वाला जो सेक्शन है उसमें जो पब्लिक पॉलिसी है उसके अंदर इसको आप लिंक कर सकते हैं। और जो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स है उसमें भी आप इसको लिंक कर सकते हैं, क्योंकि ये सोशल सेक्टर में इसको अप्लाई किया गया है। तो और जो अगर मेंस को हम लोग देखें तो मेंस में अगर सिलेबस में जाएंगे हम लोग, तो मेंस में जो अचीवमेंट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, इसमें आप कर सकते हैं। फिर गवर्नेंस का जो GS2 में जो गवर्नेंस का जो पार्ट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशंस, मॉडल सक्सेसेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल, सिटीजन चार्टर्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, इसमें आप इसको आसानी से लिंक कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन का पूछा गया है, इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, कैसे तैयारी करनी है हमें। हम लोग आंसर तो डिस्कस नहीं करेंगे इसका, लेकिन इससे हम क्या सीख सकते हैं, कैसे हम लोग अपने तैयारी में अप्लाई कर सकते हैं कि बिल्कुल जो क्वेश्चन बन सके उसको हम लोग सोच सके, विजुलाइज कर सके तैयारी करते समय ही। तो देखिए यहाँ पर आधार पर क्वेश्चन उठाया गया है। हम लोग जानते हैं कि आधार एक बहुत ही बढ़िया टूल बना है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। इसमें इससे कितने ही जो फर्जीवाड़े के जो मामले पकड़े गए हैं उसकी संख्या आप लोग अखबार में अक्सर पढ़ते रहते हैं। कभी आपने देखा हो वोटर लिस्ट में नाम इसके चलते हटे हैं, बहुत सारे फर्जी नाम, एक ही नाम दो दो जगह पे चल रहे थे। इसके साथ साथ जो डीबीटी स्कीम है उसमें एक ही नाम, एक ही आदमी को कई बार एक ही स्कीम का लाभ मिल रहा था। फिर तीसरा है कि कितने लोग मर चुके थे लेकिन फिर भी उनके नाम पे उनके परिवार वाले या फिर कोई भी रिश्तेदार उसका जो बेनिफिट है वो ले रहे थे, जबकि वो परिवार वाले वो कब के मर चुके हैं। तो इन सब चीज़ों में आधार को अप्लाई किया गया है। साथ साथ जो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे पैन पैन को लिंक किया गया है, बैंक अकाउंट को लिंक किया जा रहा है। और उसके बाद जो डिजिटल क्रांति आई है, जो डिजिटल पेमेंट के जो इतना बड़ा इकोसिस्टम बना है इंडिया में, उसको आप देख सकते हैं कि उसका जो मेन उसमें बीच में जो सेंटर पॉइंट है वो आधार ही है। आधार है, जैम है। जैम को जो अपने ट्रिनिटी आपने सुनी होगी, जनधन, आधार और मोबाइल, इन तीनों में आप देखिएगा आधार का यूज होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को उठा लिया गया है, बिल्कुल पब्लिक वाली क्वेश्चन है ये, कि जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं उससे उठा लिया गया क्वेश्चन है। और चूँकि प्राइवेसी को लेके अक्सर सुप्रीम कोर्ट में जाया जा रहा था, तो उससे उसको देखते हुए ये क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी ने दिया है। अब देखिए जैसे आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड मोर देन 3 मंथ्स, तो ये स्टेटमेंट दिया गया है। अब हम इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे? इसकी तैयारी हम लोग, एक तो ये आपको करंट अफेयर में जो मटेरियल मिलती है हर महीने, किसी भी आप वेबसाइट की उठाते हो या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट की उठाती हो, अच्छी जो होगी सब कुछ कवर करती होगी अच्छे से, उसमें आपको ये मिल जाएगा। दूसरा बात ये है कि अगर आप एडिटोरियल पढ़ते होंगे तो उसमें इस चीज़ को बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है। तो अगर आप एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ें और करंट अफेयर मैगजीन को अच्छे से कवर करें तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे पाएंगे। इसके अलावा और कहीं से आपको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इसका आंसर मिलेगा, क्योंकि ये प्योरली जो है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है।
और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑनलाइन में जो स्टडी कराते हैं कई लोग, वो लोग इसको डिस्कस किए होंगे तो फिर ठीक है, नहीं तो और कहीं से इसका उम्मीद आप नहीं रख सकते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद लोकसभा। अब देखिए, ये जो इसको अगर हम लोग सिलेबस से देखें तो प्रीलिम्स में जो सिलेबस है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जबकि जो मेंस में जो सिलेबस है वो जो जीएस पेपर 2 है, उसमें आप देख सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। उसके साथ साथ जो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर है, जिसका स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस, इसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ से इसको आप समझ सकते हैं। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। मैं ये जानता हूँ कि आप सिलेबस को जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं इन वर्ड्स को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल बैठ जाए और अगली बार आपको इसमें आपको जो रटने की ज़रूरत है वो कम से कम पड़े। आपको ये प्रीवियस ईयर का जो पेपर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, इसी के बीच में आपको ये पूरा सिलेबस याद हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर राज्यसभा से क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो बोला गया है कि राज्यसभा के पास इक्वल पावर है लोकसभा के किन मामलों में? द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, मेकिंग कट मोशंस, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जिसने इसको लक्ष्मीकांत में अगर बढ़िया से पढ़ा होगा ना, तो वो इस चीज़ का आंसर अच्छे से दे सकता है। लक्ष्मीकांत से ये क्वेश्चन उठाया गया है, तो इसमें आपको अगली बार से जब भी पढ़ें तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे इक्वल पावर्स को लेके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू द फंड्स अंडर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एमपी लैट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप जानते हैं कि एमपी लैट्स कोरोना के पीरियड के टाइम में बहुत ही न्यूज़ में था, तो उसी को लेकर क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी पूछ दिया है। अब देखिए, इसको हम लोग किस सिलेबस के किस पार्ट से लिंक करेंगे? जो एमपी लैट्स है उसको आप प्रीलिम्स के सिलेबस में करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। अगर वहीं हम लोग मेंस का सिलेबस देखें तो जो मेंस का सिलेबस है उसमें आप देख सकते हैं, जो मेंस उसमें आप फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, इशूज एंड चैलेंजेस pertaining टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयरिन, ये जो लास्ट वाले सेक्शन है डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयरिन, उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो इसमें जो एमपी लैट्स स्कीम है उसके बारे में पूछा गया, क्यों पूछा गया ये बता दिया मैंने आपको। अब ये देखिए इसमें कैसे ऑप्शन बनाए गए हैं। एमपी लैट्स फंड्स मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ, एजुकेशन, ईटीसी। दूसरा है, ए स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपी फंड मस्ट बेनिफिट SC/ST पॉपुलेशंस। तीसरा है, एमपी लैंड फंड्स आर सैंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। फोर्थ ऑप्शन है, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। अब देखिए, ये सीधे सीधे जो जिन्होंने एडिटोरियल का तो शायद कम ही कवर किया होगा लेकिन एडिटोरियल में भी अच्छे से कवर किया होगा इसको, और जो करंट अफेयर मटेरियल है उसमें ये अच्छे से कवर था। तो जिन्होंने उसको अच्छे से कवर किया होगा, आप जिन्होंने उस समय इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो वो अच्छे से इसको आंसर दे पाएंगे। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट से लेके क्वेश्चन है, तो इसको सिलेबस से हम लोग किस पार्ट से लिंक कर सकते हैं कि जो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें आप देख सकते हैं फीचर्स और जो सिग्निफिकेंट प्रोविजंस है उसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं, उससे ये इसको लिंक किया जा सकता है। अब जो ये फंडामेंटल राइट से पूछा गया है कि कौन सी जो फंडामेंटल राइट की कैटेगरी है उसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी को एक फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन माना गया है। इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वालिटी। तो इसमें आप जिन्होंने लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ा होगा वो इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाई। तो 5वां जो नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसका पहला ऑप्शन है, बी है ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तीसरा है कि द 7th शेड्यूल, चौथा है कि द कन्वेंशनल प्रैक्टिस। तो यहाँ पर
क्वेश्चन है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, तो इसको हम लोग देखेंगे सिलेबस में। तो यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, वहाँ से इसको उठाया गया है। और साथ साथ एक और चीज़ है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन द सोसाइटी। तो वहाँ से इसको आप लिंक कर सकते हैं। अब देखिए पूछा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी जो एग्जीक्यूटिव से है उसको कहाँ पर लिखा गया है, क्या वो प्रियम्बल में है या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है या फिर 7 शेड्यूल में है या फिर कन्वेंशनल प्रैक्टिस है, कोई कहीं पे लिखा नहीं है, बस चल रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनाया गया है। तो इस चीज़ को भी आप जिन्होंने लक्ष्मीकांत कवर किया होगा वो अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। Along with the budget, 6 number question है, along with the budget, the finance minister also places other documents before the parliament which include the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो जो पार्लियामेंट से पहले वो पार्लियामेंट के सामने वो एक डॉक्यूमेंट लाती है बजट के साथ, जिसको कहा जाता है द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो इसको इसलिए लाया जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन दिया गया है लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, या फिर आर्टिकल 112 और 110 एक के अनुसार ये है कॉन्स्टिट्यूशन के। सी है आर्टिकल 113 के अनुसार है। डी है प्रोविजंस ऑफ द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, क्या इसके अनुसार है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो इसको हम कहाँ से लिंक कर सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ से हम लोग इसको लिंक कर सकते हैं। और साथ साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर फिर से वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया जिसको भी आप जिन्होंने न्यूज़ को अच्छे से फॉलो किया होगा या फिर जो बजट के बारे में थोड़ी जानकारी ली होगी, जिन्होंने इसके बारे में कई सारे लेक्चर्स आते रहते हैं तो उसको जिन्होंने अच्छे से कवर किया होगा या फिर जिन्होंने करंट अफेयर मटेरियल भी अच्छे से पढ़ा होगा वो इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। कुछ कुछ जवाब इसका जो लक्ष्मीकांत वाले हैं वो भी देख सकते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन जो हम लोग देख लेते हैं, ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाई डिफिनेशन इज ए। तो पहला जिसमें ऑप्शन है गवर्नमेंट बाई लेजिस्लेचर, बी नंबर ऑप्शन है पॉपुलर गवर्नमेंट, सी नंबर ऑप्शन है मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, डी है लिमिटेड गवर्नमेंट। तो इसमें बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अक्सर हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं या फिर बोलते हैं, तो किसे कहा जाता है, क्या वो गवर्नमेंट बाई लेजिस्लेचर होता है, क्या वो पॉपुलर गवर्नमेंट होता है, क्या वो मल्टी पार्टी गवर्नमेंट होता है या फिर क्या वो लिमिटेड गवर्नमेंट होता है। तो इस क्वेश्चन को देख के हम लोग देख सकते हैं कि ये किसी आपको एनसीईआरटी वगैरह में मिल सकता है, वहाँ पर हम लोग इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन है इसका समझदारी से दिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको स्टैटिक में सीधे सीधे लिखा मिल जाएगा या फिर जो करंट अफेयर है उसमें आपको मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस कुछ होते हैं वो बिल्कुल बेसिक में आपको मिलेंगे और साथ साथ कुछ समझदारी से आप इसका जवाब दे पाएंगे। 8वां नंबर, अदर देन द फंडामेंटल राइट्स which of the following parts of the Constitution of India reflects the principles and provisions of the Universal Declaration of Human Rights 1948। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो ये है प्रियम्बल, दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तीसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें देखिए क्या बोला गया है कि फंडामेंटल राइट को छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो ये बताता है जो कि बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्या वो प्रियम्बल है या फिर या वो डीपीएसपी है या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो इसका जवाब हम तभी दे पाएंगे जब हम प्रियम्बल को जानते हों, डीपीएस के बारे में, डीपीएसपी के प्रोविजंस के बारे में जानते हों और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें अच्छे से याद हो। तो अगली बार जब भी आप पढ़ें तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सिर्फ सीधे सीधे रटने से नहीं होगा, उसके बारे में हमें जानना होगा कि आखिर ये किस चीज़ से मैच करता है, ये क्या ये गांधी प्रिंसिपल से है या फिर क्या ये ह्यूमन राइट्स से संबंधित कुछ मुद्दा है या फिर कोई सोशल स्टेटस से संबंधित ये कोई प्रोविज़न है। ऐसा हम लोगों को देखना होगा। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, वही जो पहला वाला जो लाइन है इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन चलते हैं, इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन। तो पहला जो इसमें ऑप्शन है वो ये है पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, सेकेंड इज ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 lakhs,
तीसरा है मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख और सीनियर सिटीजन, ये चौथा ऑप्शन है। तो यहाँ पर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के बारे में पूछा गया है, फ्री लीगल सर्विसेज, और ये शायद DPSP में शायद हमारे मेंशन भी है। तो इसका आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पहला वाला लाइन है उसी से यहाँ पर उठा के इसको दिया गया है। साथ साथ जो क्या बोलते हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए जो स्कीम चलाए जाते हैं उसको लेके यहाँ पर क्वेश्चन बनता हुआ आप देख रहे हैं। जैसे कि सिलेबस में ही लिखा हुआ है, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections। तो इस पार्ट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं किस तरह से। इसका जब आप करेंट अफेयर मटेरियल में देखेंगे तो वहाँ से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, और आपको ध्यान रखना होगा कि किस चीज़ के लिए है। जैसे इनकम को भी यहाँ पर ध्यान देना है, फिर उसके बाद किसके लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए है या फिर OBC के लिए है। तो ये चीज़ सारी चीज़ें हमें ध्यान देना होगा। 10th नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट या सेटअप, और दूसरी तरफ है सब्जेक्ट। तो पहला में लिखा हुआ है एल्मा एटा डिक्लेरेशन, उसके सामने है हेल्थ केयर ऑफ द पीपल। दूसरा है हेग कन्वेंशन, उसके सामने है बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स। तीसरा है तालानोवा डायलॉग, तो उसके सामने है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। चौथा है अंडर टू कोalition, तो उसके सामने है चाइल्ड राइट्स। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिखा हुआ है, उसके सामने सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो जैसे कि हम लोग को, मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि जब भी कोई टर्म आए, कोई भी कन्वेंशन आए, कोई भी आपको एग्रीमेंट आए, तो कोई भी MOU आए, तो आपको ये ध्यान देना है कि वो किस चीज़ के बारे में है और किन देशों की या फिर किन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में है। क्या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है या फिर किसी दो देशों के बीच में है या फिर किसी ग्रुपिंग के बीच में है। आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा, साथ साथ किस चीज़ के लिए है और उसमें कौन कौन मेंबर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ हमें प्रीवियस क्वेश्चन को देखने से समझ में आती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया है, और इसमें क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपको लक्ष्मीकांत से आपको मिल जाएगा इसमें। और सिलेबस में देखें तो सिलेबस में बिल्कुल आप इसको मैच कर सकते हैं। उसमें पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स है, उसमें स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इशूज राइजिंग आउट ऑफ दिस, वहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिखा हुआ है कि ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, उसमें पहला ऑप्शन क्या है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। क्या ये सही है? दूसरा है द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट। तीसरा ऑप्शन है द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाई द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट देम। और चौथा जो ऑप्शन है वो ये है कि द गवर्नमेंट इज chosen by the parliament but cannot be removed by it before completion of a fixed term। तो ये हम लोग देख सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उसका हम क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका आंसर देने के लिए हमें लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ना होगा। 12th नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दूसरा है फंडामेंटल राइट्स, तीसरा है प्रीएम्बल, चौथा है 7th शेड्यूल। तो इसमें एक बोला जा रहा है कि जो वेलफेयर स्टेट का जो कल्पना है कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस पार्ट में है। तो इसमें भी आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती है, जैसे 7th शेड्यूल इंपॉर्टेंट हो गया, प्रीएम्बल इंपॉर्टेंट हो गया, फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो गया। तो जो भी आपको टर्मिनोलॉजी जो मिल रही है ना प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप समझ लीजिए वो बहुत ज़रूरी है। और वो देखिए कि कैसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है उन चीज़ों से। जैसे कि ये चारों चीज़ आपको पता है, लेकिन इसमें ये पूछा है कि कहाँ पे ये वेलफेयर स्टेट का मामला जो लिखा हुआ है, तो ये हम लोग इससे पता चलता है कि कैसे हमें तैयारी करनी है। 13th नंबर क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। और दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो जो पहला ऑप्शन ये है वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर को किन टर्म्स में,
फेडरलिज्म के टर्म में, सेकुलरिज्म के टर्म में, फंडामेंटल राइट्स के टर्म में और डेमोक्रेसी के बारे में टर्म में। क्या ऐसा है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन किया गया है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियाज ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। ये ऑप्शन सही है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें हम लोग अगर ध्यान से न पढ़ें अपने जो सिलेबस की जो किताबें हैं, जैसे कि ये जो क्वेश्चन की बात करूं तो ये लक्ष्मीकांत से उठ के आया है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस टर्म का क्या मतलब है और क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या फिर किसी लॉ में मेंशन है, तो या फिर कन्वेंशन से चला रहा है, वो सब लिखा हुआ है उसमें। तो हम लोग को ये चीज़ मैटर करना है कि हम लोग जब किताब को पढ़ें तो बिल्कुल सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ें और जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अनुसार बारीकी से पढ़ें उसको और उसको समझें। अब 14th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द फाइनल गोल ऑफ ए स्टेटलेस सोसाइटी, बी में है क्लास स्ट्रगल, सी में है एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और डी में है इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म। तो देखिए यहाँ पर गांधी और मार्क्सिज्म के बारे में अक्सर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन आते रहते हैं और सिलेबस में भी साफ साफ लिखा हुआ है इसके बारे में। सिलेबस में बात करें तो वही जो हमारा जो सिग्निफिकेंट प्रोविजंस हैं जिसमें डीपीएसपी वगैरह आते हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ पे आपको गांधी की फिलोसफी के अनुसार वहाँ पर प्रोविजंस मिल जाते हैं और मार्क्सिज्म के अनुसार भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि गांधी और जो मार्क्स हैं उनके दोनों के बीच में जो आइडियोलॉजी है उसमें कौन सी समानता है। तो यहाँ पर हम लोग जब तक गांधी के जो आइडियल्स हैं उसको नहीं समझेंगे या फिर उनको नहीं जानेंगे और मार्क्स के जो आइडियल नहीं जानेंगे तब तक हम इन सब क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो अगली बार जब हम लोग पढ़ें तो इस चीज़ का ध्यान रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। तो ये क्वेश्चन है। अब इसका 4 ऑप्शन दिया गया है कि एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बी नंबर है एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, तीसरा है एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, चौथा है एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बोल रहा है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप ये बताइए कि कौन सा जो है ब्यूरोक्रेसी के लिए सबसे अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि क्या एजेंसी है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो स्कोप है उसको बढ़ाती है, या फिर ये फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करती है, या फिर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करती है, या फिर ये पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है। तो इसमें जो सबसे जो बेटर ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस बेसिस पे कि आपकी समझदारी कितनी है। और समझदारी आपकी तब पता चलेगी जब आप ब्यूरोक्रेसी को समझते होंगे। तो ब्यूरोक्रेसी को समझने के लिए आपके पास समझदारी कैसे डेवलप होगी कि आपके पास एक शांत दिमाग हो, आप चीज़ों को एनालाइज करना जानते हो। आप सिर्फ ये मतलब दिमाग में मत रख के चलें कि हम ये रट के इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसमें मौलिक जो आपकी जानकारी होती है, मौलिक समझदारी होती है, वो टेस्ट किया जाता है और ये क्वेश्चन उसका बिल्कुल जीता जाता है, नमूना है। वैसे भी आप अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किताब पढ़ते होंगे तो उसमें आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। लेकिन एक आम लड़का जो जिसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट न भी हो वो भी इसका आंसर दे सकता है अगर वो शांत दिमाग से, बिल्कुल स्थिर दिमाग से पढ़ता होगा तो। 16वां नंबर क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। दूसरा है नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ नो लीगल इफेक्ट ईदर। तीसरा है ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। डी नंबर ऑप्शन है ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। तो प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछा गया है तो प्रियम्बल हमें जानना ही जानना है। आप देख सकते हैं कि पिछले 4-5 क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा डिस्कस किया जहाँ पर प्रियम्बल का मेंशन था, गांधी वाले में मेंशन था और 1-2 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं वहाँ पे प्रियम्बल का मेंशन था। तो हमें प्रियम्बल को अच्छे से पढ़ना है, डीपीएसपी को अच्छे से पढ़ना है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन सबको अच्छे से पढ़ना है, तब हम इन तरह के क्वेश्चंस को आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रियम्बल को लेकर क्वेश्चन, इसको अगर सिलेबस से लिंक करें तो सिलेबस में वही पहला वाला जो स्टेटमेंट है उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। फीचर्स और सिग्निफिकेंट प्रोविजंस जो हैं हिस्टोरिकल एंटरप्रीनिंग्स, उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो प्रियम्बल को अगर हम लोग अच्छे से समझेंगे तब इस क्वेश्चन का हम अच्छे से जवाब दे पाएंगे। साथ साथ लक्ष्मीकांत में पढ़ के भी इसको जवाब दिया जा सकता है।
17वां नंबर क्वेश्चन है, गोल्ड ट्रांसफर रिफर्स टू, रिजर्व ट्रांसफर जिसको बोलते हैं गोल्ड ट्रांसफर को, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या ये पहला ऑप्शन जो है ये है कि लोन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बैंक, बी नंबर ऑप्शन है वन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ ए सेंट्रल बैंक, सी नंबर ऑप्शन है ए क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय WTO टू इट्स मेंबर्स, और डी नंबर ऑप्शन है कि ए क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर्स। तो कोड ट्रांसफर से रिलेटेड ये पूछा गया है। अब मैंने आपसे पहले भी पूछा है कि कुछ भी जैसे कि बॉन्ड्स के बारे में पूछ लिया जाए या फिर कोई स्पेसिफिक टर्म नज़र आए, जैसे कि थार्ड हो गया या फिर सास था, एक क्वेश्चन पूछा गया था SSS, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं गोल्ड ट्रांसफर के बारे में पूछा गया है। तो आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना है, वहाँ पे ये जानना है ये क्या चीज़ है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्यों लाया गया है, किसके द्वारा लाया गया है, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो तभी हम इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। और अगर अपने करंट अफेयर मैगजीन को फॉलो कर रहे होंगे आप, तो आप इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हैं। ये बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेंड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि जो पार्ट 4 ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो इसका आप सिलेबस से लिंक करना चाहें तो पहले वाले पार्ट से इसको लिंक कर सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा जो नीचे वाला स्टेटमेंट है पार्ट 4 के रिगार्डिंग वो बिल्कुल सही है। तो पहला जो ऑप्शन है वो ये है, दे शैल बी इन्फोर्सिबल बाई कोर्ट्स। दूसरा है, दे शैल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाई कोर्ट्स। तीसरा है, द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन द पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाई द स्टेट। तो पहले तो हमें पार्ट्स जानने चाहिए। इस क्वेश्चन को समझ के तो हमें ये पता चल रहा है कि हमें तैयारी करनी चाहिए कैसे, वो पार्ट्स हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट किस बारे में है। जबकि हमको पार्ट 4 किस बारे में ये नहीं पता होगा तो हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। चाहे हमें ये पता हो कि DPSP होते हैं या फिर फंडामेंटल राइट होते हैं, ये सब अगर पता भी हो और उसका क्रम में नहीं पता हो कि वो कौन से पार्ट में है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों ने ये सीखा। अब 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उसमें जो पहला ऑप्शन ये है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन be made a minister in a state for 6 months even if she is not a member of the legislature of that state। ठीक है। अब दूसरा नंबर ऑप्शन है वो ये है, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस एंड sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं। अब इसका जो सिलेबस से लिंकेज आप देखेंगे तो ये बिल्कुल जो पहला वाला पार्ट है वहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हैं। साथ साथ जो सैलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है वहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हैं। ये जो पार्ट है ना, ये सिलेबस का सैलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन का है लेकिन इसका अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी, और शायद इंटरव्यू में भी पूछे जाते होंगे। तो यहाँ पर इसलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए इसको पूछ लिया गया था इसको। इसमें ममता बनर्जी हार गई थी सीट से और उनको फिर भी बंगाल का चीफ मिनिस्टर नियुक्त कर लिया गया था। उसके बाद उन्होंने जो बंगाल में जो दूसरी जो विधान परिषद की जो सीट है वो वहाँ से जीत के, या फिर शायद एक और सीट से जीत के उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर का जो पद है उसको चालू रखा था। तो इसको हम लोग कैसे जान सकते हैं, ये आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। और साथ साथ अगर आपको जब भी आप इस तरह की चीज़ें पढ़ें तो उसमें ध्यान देखें कि सोर्स क्या है। अगर कोई कानून है, कोई नियम है, तो वो उसका ये देखिए कि वो कि कौन सा किताब इसके बारे में बोल रहा है। जैसे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार है, क्या ये कोई कानून के अनुसार है, होती है ना स्टैट्यूटरी कानून, तो क्या उसके अनुसार है या फिर प्रेसिडेंट के ऑर्डर के अनुसार है, तो ये हमें ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन ए सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही शी थिंक्स फिट। दूसरा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन ए ईयर बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। तीसरा है, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ए ईयर। अब देखिए जिन्होंने इसको लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ा होगा वो इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं।
मैंने बता दिया सोर्स कहाँ से ये इसका आंसर दे सकते हैं। दूसरा कि कौन से पार्ट से है, तो पहले वाले से आप इसको लिंक कर सकते हैं। अब ये हमें जानना है कि इस क्वेश्चन को समझ के कैसे हम अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में हमें जानना चाहिए। यहाँ पर देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन ए सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, क्या ऐसा है? तो ये हम कहाँ से जान पाएंगे? प्रेसिडेंट ऑफ पावर की जब हम चैप्टर पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत में या फिर कोई भी और अदर बुक से, तो आप उसको वहाँ से इसको प्रेसिडेंट ऑफ पावर पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि उसका क्या क्या पावर्स हैं, संसद के रिगार्डिंग, इस अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, रिट्स के रिगार्डिंग, इन सब चीज़ में आपको ध्यान देना होगा, पार्डनिंग पावर के रिगार्डिंग। दूसरा जो नंबर स्टेटमेंट है उससे हम ये सीख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, क्या वो सच में ऐसा प्रोवाइड करती है कि पार्लियामेंट को हर मैंडेटरी नहीं है 3 सेशन मिलना? क्या ऐसा सच में है या फिर किसी कन्वेंशन से है या फिर लोकसभा के रूल्स के अनुसार है या फिर राज्यसभा के रूल्स के अनुसार है? क्या ये ऐसा है या फिर लोकसभा स्पीकर बोलता है ऐसा? ऐसा कुछ है तो वो हमें ध्यान देना होगा। इसलिए जब भी आप पार्लियामेंट का अगला बार जब आप रिवीजन करें तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इस पर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ए ईयर। तो क्या ऐसा है? तो इस चीज़ को आप तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें आप जब आप लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ेंगे तब आप समझ सकते हैं। फिर 21वां नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लेकर क्वेश्चन बनाया गया है। औरंग, बेनियन और मिरासीदार, इसका हम लोग अच्छे से जानने के लिए प्रोनाउंसिएशन इसका हिंदी वाला देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए लिखा कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है औरंग, उसके सामने है राजकोष का प्रभारी। दूसरा है बेनियान, दूसरा है उसके सामने है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। तीसरा है मिरासीदार, उसके सामने है राज्य का नामित राजस्व दाता। तीन जो ऑप्शन दिए गए हैं इससे हमें ये पता चलता है कि हमें जो तैयारी करनी है तो वो ये जान के करनी है कि कौन सा जो टर्म है वो किस चीज़ के लिए प्रयुक्त हो रहा है और कौन से राजा के दरबार में ये या फिर शासन में ये प्रयुक्त हो रहा है। क्योंकि हम लोग कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं कि जैसे सरकार है तो वो दिल्ली सल्तनत में किसी जिले को सरकार बोला जा रहा है, जबकि मुगल पीरियड में वही जाके प्रांत हो गया। तो ऐसे हमको ध्यान देना होगा कि कौन सा जो वर्ड है या टर्म है उसका किस समय में क्या उपयोग किया जा रहा है और किसके शासनकाल में हो रहा है। इस क्वेश्चन से हमें ये जानने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला जो है इसमें ऑप्शन रिलीजियस हिस्ट्री, और हाँ, इस सिलेबस के कौन से पार्ट से है? तो सिलेबस में अगर आप देखिएगा जो प्रीलिम्स का सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, वहाँ से आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं। अगर उसको आपको हिस्ट्री का जो मेंस का सिलेबस उससे भी लिंक करना है तो आपको इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि यहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर जो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो भी हिस्ट्री से ही लिया गया है। तो इसमें बोला गया है, इसको देखिए, इसमें जो टर्मिनोलॉजीज है वो इंग्लिश में पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा तो हम लोग इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है? अस्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघी संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा स्टेटमेंट, महासंगीतकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो आप देख सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म पे है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और बौद्ध धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे लगभग लगभग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और मेंस में भी इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जो यहाँ पर पूछा जा रहा है अस्थाविरवादी। अब यहाँ पर सिर्फ बौद्ध धर्म, क्या हम लोग जब चैप्टर खोलेंगे तो वहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि कौन कौन से जो संप्रदाय हैं किससे संबंधित थे, कौन से जो संप्रदाय है किसकी शाखा थी, ये हमें ध्यान रखना होगा, तब हम इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो हम लोग जब इसको सिलेबस से लिंक करेंगे तो इसमें देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट है, लेकिन इसको हम लोग उससे लिंक नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम लोग जब मेंस के सिलेबस में देखेंगे तो मेंस के सिलेबस में हम लोग देख लेंगे कि ये जो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ से आप इसको आसानी से लिंक कर पाएंगे
जिसमें लिखा हुआ है सिलेबस में कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वार्स, रिड्रावल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन सोसाइटी। तो वहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं। और आप बोलेंगे कि इसका मेंस सिलेबस से क्या लेना देना, ये तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है, मेंस का ही तैयारी होता है। आपने कितने ही टॉपर से सुना होगा इस चीज़ को कि मेंस की तैयारी होती है। बस एक के दो लास्ट जो मंथ्स होते हैं प्रीलिम्स से पहले, वहाँ पे आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक होते हैं, हो जाते हैं, लेकिन ऐसे आपको मेंस की तैयारी ही करनी होती है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचें कि मेंस के सिलेबस से क्यों लिंक कर रहे हैं, जबकि हिस्ट्री में इसका है ही नहीं। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल माइंड करके ऐसे न चलें। आप इस चीज़ को इस नज़रिए से देखने की करें कि मेंस का ही एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स तो सिर्फ लोगों को एक तरह से उसमें देखा जाता है कि कौन सा सीरियस है कौन सा नहीं है, वो एक जरिया है बस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन दिए गए हैं क्या। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वेयर यून्ड, बी में है मशीन्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर्स, सी है रेलवे लाइन्स वेयर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और डी है हैवी ड्यूटीज वेयर इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। तो यहाँ पर पूछा गया है, उसका हम लोग हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं कि जो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत पर जो औद्योगिक क्रांति का जो प्रभाव पड़ा, उसमें कौन सा सही व्याख्या करता है। तो अब हम लोग जब अपने सिलेबस में के अनुसार जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, इंडिया पे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो इफेक्ट पड़ेंगे, तब उसमें आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब बिल्कुल सही है, मैंने थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड किया इसको। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है ही नहीं, ये इंडियन हिस्ट्री से ही क्वेश्चन है। मैंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो शब्द सुन के उसको जल्दबाजी में मैंने उसको देख लिया था। ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं, ह्यूमन एरर है, उसके लिए आई एम सॉरी। और हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही है चीज़, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इशूज़, यहाँ से आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो हम जब इकोनॉमिक ट्रेंड देखते हैं ब्रिटिश काल में इंडिया का, तो उससे ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि उसका प्रभाव क्या क्या पड़ा। जो इकोनॉमिक ड्रेन हुआ, जो आरसी दत्त, जो दादा भाई नौरोजी ने इस बारे में क्या कमेंट किया है, अगर उस पर आपने ध्यान दिया होगा, स्पेक्ट्रम या फिर जो इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किताब है बिपिन चंद्र की, अगर उसमें आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा या फिर एनसीईआरटी में भी इसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो क्या है, पहला है राइज ऑफ प्रतिहार अंडर किंग भोज, दूसरा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लव पावर अंडर महेंद्र वर्मन फर्स्ट, तीसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्चुअल पावर बाय परांतक वन, चौथा है पाल डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल। तो इसमें 4 इवेंट्स दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दर्शाएं, जिसमें सबसे पहले आपको रखना है जो सबसे पहले हुआ। तो इस चीज़ को अगर हम लोग देखें, तो हम लोग इस चीज़ से ये सीखते हैं कि जो आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ किस किंग ने किस वंश की जो स्थापना की है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। कहाँ पे स्थापना की है, उसकी कैपिटल सिटी क्या है, क्या उसकी कैपिटल सिटी चेंज हुई है या नहीं हुई है, ये चीज़ हमें बहुत ही ध्यान रखना है इस चीज़ का। देखिए उस पर क्वेश्चन भी आया है और इसको आपको एनसीईआरटी हो चाहे फिर आपका कोई दूसरी किताब हो आर एस शर्मा वगैरह की, तो उससे आपका ये आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन है इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आज। तो अगर आपको ये सेशन अब तक पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, नहीं पसंद आया डिसलाइक करें, लेकिन वजह के साथ बताएं। और अगर आपको फ्यूचर में अपडेट चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम इसका अगला पार्ट भी लेके जल्द ही आएंगे। तो 25वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ द हुंडी जनरली रिफर्ड टू इन द सोर्सेज ऑफ पोस्ट हर्ष पीरियड। तो यहाँ पर देखिए टर्म का नाम फिर से आ गया है हुंडी। मैंने आपको पहले ही बताया था इसी लेक्चर में कि जब भी कोई टर्म आए तो उसके बारे में देखिए कि वो किस चीज़ के बारे में है वो टर्म। क्या वो किसी राजा का नाम है, किसी राजा का उपनाम है, या फिर किसी चीज़ का नाम है, किसी सिक्के का नाम है, या फिर किसी एक्सचेंज ऑर्डर का नाम है, क्या है वो चीज़।
आखिर तो यहाँ पर देखिए जैसे हुंडी का दिया गया है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि ये इसका मतलब क्या होता है हुंडी का? क्या ये एक एन एडवाइजरी इशूड बाय द किंग टू इट्स सबऑर्डिनेट्स, ए डायरी टू बी मेंटेन्ड फॉर डेली अकाउंट्स, या फिर ए बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर एन ऑर्डर फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड टू इट्स सबऑर्डिनेट्स। तो जो वर्ड्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर प्रीलिम्स के लिहाज से। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा ताकि हम इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे पाएँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। इसका अगला पार्ट हम ज़रूर लेके आएँगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने शांति से सुना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जो मैंने बातें दोहराई उसे याद रखिएगा। और अब तक के लिए बस इतना ही। गुड बाय। जय हिंद।